नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुकिस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लूसेंट जीके पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि लूसेंट की श्रृंखला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है और एक नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है, जनरल जानकारी देखा जाए तो। और इससे अगर हम आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 80 to 90% मतलब कि फैक्ट होता है ना कि वो क्लियर हो जाता है एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो। ठीक है, तो हम सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी को ये बुक जरूर ही पढ़ना चाहिए, एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए, और जिससे कि ये फैक्ट क्लियर होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, ये सब सभी का उल्लेख, मतलब कि इसमें सभी है, सभी चैप्टर। लेकिन हम आज प्राचीन भारत के इतिहास से अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा इतिहास। ठीक है, तो इतिहास, भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय, जैसे आप जानते हैं कि हिमालय कहाँ है, उत्तर में। दक्षिण में समुद्र, दक्षिण में समुद्र हिंद महासागर तक यह फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान। यहाँ भारत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई राजा राम राम जी के छोटे भाई, वो नहीं, एक भरत कबीला था। ठीक है, तो वो है, भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, यूनानियों ने क्या कहा, भारत को इंडिया कहा है। और समकालीन मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाना जा संबोधित किया। मतलब ये जो मुस्लिम थे तो ये हिंदू बोले, इनको हिंदुस्तान बोले, क्योंकि वो जो है सबसे बहुल आबादी थी हिंदू की। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान। ठीक है, भारत जो है, भारत संस्कृति, भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जा सके, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो हम यहाँ पे प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। जो है पहला है कि प्राचीन भारत जो है, अब इसका देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में देखा जाए तो 4 स्रोत मिलते हैं, जिसमें है धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, वैदेशिक विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ यानी धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हो, जैसे बौद्ध, जैन वगैरह। ऐतिहासिक मतलब कि जो भी ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं कलहण के द्वारा वगैरह, ये सारी चीजें। विदेशियों मतलब फायान, इत्सिंग, ये सारे जो है ह्वेनसांग के द्वारा। और पुरातत्व मतलब सिक्का, स्मारक, इन सब का, पांडुलिपि, इन सब के बारे, इन सब का पुरातात्विक बोलते हैं। फिर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म वेद है। धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, को माना जाता है ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1020 सूक्त है। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित है। 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, और वेद के ऋचाओं को पढ़ने के लिए जो ऋषि होते थे उनको कहते थे होत्री, होत्री कहते थे। और वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और अगला है क्या है, अगला पॉइंट है कि विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, हस्तलिखित। 8वें मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाएं हैं, तो इसको कहा जाता है खील। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता, 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और जो है 10वें मंडल में है ये चतुष्वर्ण, मतलब कि 4 जो है 4 वर्ण की जानकारी मिलती है।
पुरुष सूक्त भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, पुरुष जो होते हैं वो ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जांग से, चरणों से। तो इसको विभाजित किया है कि ब्राह्मण जो है मुख से निकले, क्षत्रिय जो भुजाओं से निकले, जांग से, वैश्य निकले और चरणों से शूद्र निकले, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और जो पुरुष सूक्त जो 10वें मंडल में है, इसमें कुछ और भी उल्लेख है, जिसमें कि नदी स्तुति, नदी स्तुति मतलब होता है कि नदी की स्तुति करना, ठीक है। नदी की पूजा पाठ, ये वाला चीजें है, प्रशंसा की गई है। और एक और है, इसमें है पुरुष सूक्त, तो आप जानते हैं नासदीय है। नासदीय मतलब होता है कि इसमें ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित, ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ है ना, उससे संबंधित जितने भी अनुमान लगाए गए वो सारी चीजें हैं। और एक और जो है उसको कहते हैं सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त जो है ये विवाह, सूर्य सूक्त याद रखिएगा। सूर्य सूक्त किससे संबंधित है? तो विवाह श्लोक से संबंधित है। इसमें विवाह श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, कि विवाह के दौरान जो श्लोक बोला जाता था उस श्लोक के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्मसूत्र जो होता है वो चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है, धर्मसूत्र। फिर है वनोतार, 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। अब वामन अवतार लिए थे श्री कृष्ण, ठीक है, जो कि एक बलि थे, उनके घमंड को तोड़ने के लिए कि उन्होंने वो छोटा बौना, मतलब कि बौना रूप लिए थे और उनसे बोले कि जाए गए बलि राजा के पास और उनसे बोला कि मुझे आप क्या दान दे सकते हो, मैं ब्राह्मण हूँ। तो जो भी है उस कहानी आप जानते होंगे कि नहीं जानते, लेकिन मैं छोटा शॉर्ट से बता रही हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो मांगते हैं कि हमें बस मेरे 3 पग, मतलब मेरे 3 कदम में मेरे को जमीन दे दो तुम, ठीक है, और तुम इतना ही बड़ा मतलब कि दान करता हो तो तुम दे दो मुझे। तो वो ना बोलता, हंसता और कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा 3 पग। तो ये जो वामन अवतार लेते हैं ये बहुत ही विशाल अवतार ले लेते हैं उसके बाद, और 3 पग में सृष्टि नाप लेते हैं। तो इसी के आख्यान उसके बारे में मतलब चर्चा की गई है। तो उसका प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद में की गई है, ठीक है। तो ये है, याद रखिएगा, वामन अवतार जो 3 पगों का आख्यान कौन से ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं रचना की गई है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद सतपर ब्राह्मण का स्थान है। मतलब प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्य जो है गाय के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक, गाय के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी हम जो हम ईसा पूर्व शताब्दी ऐसे मानते हैं ना, जैसे कि हम एक और समझ लेते हैं एक चीज को कि ये जो है लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। इस टाइम मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो जो ईसा मसीह के पीछे जो पहले के जो टाइम है, जन्म से पहले का है, तो हम उसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट ईरा, ठीक है, बीसीई कहते हैं। और ये जो है उसके बाद का है तो एडी बोलते हैं, ठीक है, एनोडोमिन, ठीक है। तो ईसा के जन्म के बाद तो देखा जाए तो ये जो है ना, जैसे कि माइनस में कैसे होता है, अगर यहाँ पे -1 कर दिया जाए, -2 कर दिया जाए, तो ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो -1 बड़ा है, ठीक है, और -2 छोटा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बुद्ध का जन्म कितना तारीख को हुआ था? 563 BC को हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 400
483 को हुई, BC को हुई थी। तो अब बता दीजिए कि 483 कहाँ आएगा और 583। तो 563 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके इधर मतलब कि 483 आएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है ना कि उल्टा इसका गिनती देखा जाता है, ठीक है। और इधर जो होता है ना, अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाएगा, तो 78 AD जो होगा, 78 जो होता है शक संवत, यहाँ पे हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है, ईस्वी। तो ये हो गया, ये आई होप समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, जो यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। स्वर, स्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता अदर्यु कहलाते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। गद्य में लिखा हुआ जो है वो कौन सा है? जो यजुर्वेद का दो पार्ट है, ठीक है। एक कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ये जो है ना, ये है गद्य और पद, गद्य पद, गद्य पद दोनों में, ठीक है। तो इसको कहते हैं ना, इस गद्य और पद जो होता है ना, उसको हम कहते हैं चंपू शैली कहते हैं, ठीक है। तो अब पूछ देगा कभी कि चंपू शैली किसको कहते हैं, तो बता दीजिए गद्य और पद दोनों मिक्स होता है, उसको कहते हैं चंपू शैली कहते हैं। और जो होता है क्या बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो आप पढ़ रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेद, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो होता है वो पद में होता है, ठीक है, पद के होता है, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम बस स्रोत ही पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई क्या है, कहाँ से जानकारी मिलती है वगैरह। तो सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद जो है यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जो इसके पाठकर्ता को उद्गात्री, उद्गात्री कहते हैं, ठीक है। उद्गाता भी कहते हैं, उद्गात्री भी कहते हैं, मतलब जो गाता है, ठीक है। संगीत का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद है संगीत का जनक माना जाता है, हाँ, तो संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। और फिर आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है क्या? ऋग्वेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद को रोग नियंत्रण और तंत्र मन जादू टोना साप वशीकरण आशीर्वाद स्तुति पाश्चात्य और औषधि अनुसंधान विवाह प्रेम राजकर मातृ भूमि महात्म्य आदि विविध विषयों में संबंध मंत्र और सामान्य मनुष्यों के विचारों और विश्वासों अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। और इसमें ही सभा और समिति को दो दो पुत्रियां कही गई है अथर्ववेद में ही। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद माना जाता है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। मतलब अब वेद है, वेद बहुत कठिन है, ठीक है, तो इसको नहीं समझा जाता। तो उसके बाद जो वेदों को समझने के लिए जो मतलब कि रचना की गई है उसको हम कहते हैं क्या, वेदांग कहते हैं। तो इसमें वेदांग जो है 6 है, ठीक है। तो 6 है, तो शिक्षा, फिर ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है। तो ये जो 6 है, तो ये है क्या एक्चुअल में, अगर ये देखा जाए तो ये जो भी है ना, इसका ना देखा जाए तो ये जो है, हाँ, शिक्षा, मतलब कि इसमें शिक्षा से संबंधित जो भी है बातें लिखी गई है। और ये निरुक्त में शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। व्याकरण तो आप समझते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब उसको आसान बनाएगा वेद को पढ़ने में, मूल रूप से यही बात इसमें है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं। जो विष्णु पुराण जो है, विष्णु के पास क्या, विष्णु को कृष्ण के अवतार के रूप में देखा जाए तो उनके पास मोर का पंख होता है, तो मौर्य हो गया, ठीक है। और मत्स्य पुराण या सबसे प्राचीन पुराण है, ये होता है आंध्र सातवाहन ने के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। वायु पुराण, वायु जो होता है गुप्त हो जाता है, मतलब ठीक है, वायु जो है पता नहीं चलता कहाँ है, तो गुप्त है, तो गुप्त वंश के लिए हो गया। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है।
इसके रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। केवल 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे जाते। स्त्री और शूद्र उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण क्या सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृतियों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक जो है मनुस्मृति है, जो सबसे प्राचीन जो है प्रामाणिक मनुस्मृति है। और शुंग काल का जो मानक जो है ग्रंथ है, जो क्या है मनुस्मृति क्या है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति, नारद कौन है, नारद गुप्त हो जाते हैं, एकदम से भाग जाते हैं, पता नहीं चलता है कब कहाँ है। तो नारद स्मृति गुप्त वंश के विषय में जानकारी देती है। अब जातक के बारे में जानते हैं। जातक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन करता है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक तथा कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, फिर आगम, आगम जो है जैन साहित्य है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों और अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का मतलब विवरण मिलता है। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और जैन का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अगला देखिए अर्थशास्त्र के चाणक्य देखा जाए तो ये क्या होता है, ऐतिहासिक हो गया चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी है। कौन है, राजतरंगिणी। इसका संबंध क्या है, कश्मीर से है। ठीक है, देखिए ये पूछेगा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो कल्हण द्वारा किया गया था, राजतरंगिणी। लेकिन अगर वही पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे क्रिस्टोफर सेलियरस को लगाएंगे। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, सेलियरस को लगाएंगे। ठीक है, और देखा जाए एक और क्वेश्चन आता है कि जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 1904 में लिखी गई थी। ठीक है, और ये कौन लिखा था, विसेंट आर्थर स्मिथ इन्होंने लिखा था। ठीक है, इन्होंने जो लिखा था ये प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुव्यवस्थित लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है, अरबों ने सिंध विजय किया था, उसका वृत्तांत मिलता है चचनामा। इसके कौन लिखा है, अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी पाणिनि जो है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण भाषा की प्रथम पुस्तक कौन है, पाणिनि ने लिखी है, अष्टाध्यायी। इसने मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जो है एक कल्याणन की गार्गी संहिता में एक ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें
भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है, तो ये शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। फिर महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का जानकारी मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विदेशी विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक है टेरियस, ईरान का राजकीय वैद्य था। ये भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। यह पुस्तक हिस्टोरिका लिखा है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन करता है। अब बोल देगा भारत फारस के संबंध का वर्णन किसने किया है? हिस्टोरिका में हुआ है, हेरोडोटस ने किया है, ठीक है। और फिर परंतु इसका अनुश्रुतियों पर अफवाह पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले निर्याकस, सिक्रेटस और स्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनी जो है इंडिका लिखा था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में बहुत जानकारी मिलती है इससे। और देखा जाए कि डायमेकस या सीरिया नरेश एंटियोकस के राजदूत बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस जो है वो आया था अशोक के शासनकाल में। टॉलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र के शासक का राजदूत था। टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, और प्लिनी इसके प्रथम शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़, खनिज, पौधों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी हिंद महासागर की यात्रा पर था, और इसने उस समय के भारत के बंदरगाह व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इसमें बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है एरिथ्रियन ऑफ सी में, ठीक है। चीनी लेखक फाहियान था, चीनी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया है, ठीक है। संगयुन 518 इसमें भारत आया, और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब जो है ना, पांडुलिपियां एकत्रित की, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी चीजें थी वो सारी एकत्रित करी, हस्तलिखित जो भी थी। वेनशांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनशांग जो है 629 उसमें चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा, और 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और इसने सीयू की अपना विवरण लिखा था, और 138 देशों का विवरण है जिसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ठीक है। वेनशांग के अध्ययन से नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे शिलभद्र थे, ठीक है। इत्सिंग आया 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा, विक्रमशिला तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर अब देखते हैं अरबी लेखक जो थे वो अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी किताब उल हिंद और तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि सुंदर प्रकाश डाला है। फिर अन्य लेखक जो देखा जाए, तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसलिए इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह जो था पांड्य देश की यात्रा किया था, और जो 13वीं शताब्दी में, और इसका जो है इतिहास, पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। जो मार्को पोलो है वो कहाँ का यात्री था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुरातत्व संबंधी अभिलेख के साक्ष्य मिलते, कहाँ से मिलते हैं? 1400 ईसा पूर्व में
अभिलेख जो है बोगोस्कोई मिलता है एशिया माइनर में से। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्रनाथस्य, अश्विनी कुमार नाम के नाम से जब मिलते हैं जो है, बोगोस्कोई अभिलेख एशिया का मतलब वो है, अभिलेख है, लेकिन मिलते हैं भारत की भी जानकारी मिलती है उसमें। फिर अगला है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस बेसनगर के गरुड़ स्तंभ में प्राप्त होता है। और हाथी का जो है भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सौगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस में मिलती है? सौगौरा अभिलेख में मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हूण आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख में, ठीक है। हूण आक्रमण कहाँ से? भीतरी स्तंभ। प्रथम दुर्भिक्ष सौगौरा और हूण आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमीश्री बलश्री की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रयाग स्तंभ जो है प्रयाग प्रशस्ति थी समुद्रगुप्त के बारे में। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ये भी याद रखिएगा। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। मंदसौर मालवा, ठीक है। तो याद रखिए जूनागढ़ रुद्रदामन और नासिक बलश्री गौतमी बलश्री, ठीक है। और सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ये सौगौरा मिलती है। हूण आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के टाइम है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त की मतलब हुई थी वो सती, इसके बारे में। फिर अगला बढ़ते हैं, ये है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख। मंदसौर किसका है? मालवा का है, ठीक है, इससे प्राप्त होता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीर जो है नवपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्दावास गड्ढा का घर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें कि उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं। प्राचीन सिक्कों क्या कहते हैं? आहत सिक्का कहते हैं। साहित्य कर्षापण कहा जाता है, इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कर्षापण। सर्वप्रथम सिक्कों का एक लेख लिखने वाले यवन शासक ने किया था। समुद्र के वीणा बजाते हुए मुद्रा सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिका मेडु पुदुचेरी के रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आपने पता देख लिया होगा कि कैसे कैसे साक्ष्य मिले और कैसे कैसे उससे जानकारी मिलती है इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साक्ष्य, जो हम आज भी समझ पाते हैं उसकी धर्म, राजनीति, समाज, इन सब के बारे में, ठीक है। आप पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? जिस घटना काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप उपलब्ध है। इतिहास कहा जाता है मतलब ऐतिहासिक काल उसे बोले जहाँ जिसका लिखा होगा, ठीक है, रिटन एविडेंस होंगे तो उसको कहते हैं। आदि ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ नहीं पाए हैं उस लिपि को। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस को प्रवेश इस धरती पर आज के समय से 30 और 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव के जीवन का आधार क्या था? शिकार करना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पहिया का नौ पाषाण में हुआ था, ठीक है।
मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और उसने पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अब पूछ देगा पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके साथ बनाया जाने वाला क्या बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो है कुल्हाड़ी अति अतिरपक्कम से मिला है। अतिरपक्कम से क्या मिला है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति हुई है अतिरपक्कम। सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु, याद रखिए, काश मत लगा दीजिएगा, तांबा को मिलेगा। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई अनेक प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। ठीक है, लेकिन सबसे साक्ष्य मिलेगा कि सबसे पहले अगर लगाना हो तो जौ लगाइएगा। ठीक है, पल्लवरम नामक स्थान पर भारतीय पुरातत्व कला विकृति की खोज हुई। ठीक है, कलाकृति की खोज हुई और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। किस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में। आगे देखा जाए तो रेडियो रेडियो कार्बन, मतलब रेडियो कार्बन से ना जो उसके काल का पता लगाया जाता है। जो रेडियो कार के जो होता है ना, उसका काल कितना होता है? 2350 से 1550 ईसा पूर्व लगाई गई। किसकी? इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। और अगर देखा जाए इससे पहले जो नाम तिथिया के बारे में देखा जाए तो पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख वर्ष से लेकर 20 लाख वर्ष से लेकर 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 पहले तक का था पूरा पाषाण युग। ठीक है, और मध्य पाषाण को देखा जाए तो 12,000 से 10,000, फिर उसके बाद है 10,000 पहले से होती है। और इसकी शुरुआत जो है नवपाषाण जो काल है उसके बाद का जो हो गया। ठीक है, और आग का आविष्कार पूरा पाषाण, पहिए का आविष्कार नवपाषाण। जो पूरा पाषाण पूरा स्थल जो है कुरनुल गुफा में राख का अवशेष मिला है। ठीक है, कुरनुल गुफा। पूरा पाषाण जो काल था, पूरा पाषाण जो हम पीछे पड़े हैं, पूरा पाषाण जो था उसमें कुरनुल जगह है, उसका स्थल है कुरनुल। ठीक है, कुरनुल से हमें क्या आग का साक्ष्य मिला है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से पूरा पाषाण काल में क्या आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। फिर बलूचिस्तान बोला नदी के किनारे अवस्थित था क्या? मेहरगढ़। और देखा जाए तो भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो ये जो अतिरपक्कम में जो कुल्हाड़ी मिला था तो इसने किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। ठीक है, 1863 में। ठीक है, 1863। तो आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, देखा जाए तो असम का श्वेत श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपि है। ठीक है, असम में श्वेत भ्रू जो है। और देखा जाए तो 1867 में सी आल कार्लाइल विंध्यान के लघु पाषाणीकरण में माइक्रोलिथिक जो है की खोज की है। माइक्रोलिथिक मतलब माइक्रोलिथिक औजारों की खोज की है। कहाँ? किसने की? 1867 में की थी। ठीक है, किसने की थी? कार्लाइल ने। कार्लाइल का कार्लाइल कार्लाइल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सब बस इतना ही आंसर लग जाएगा। फिर सबसे देखा जाए तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध थी जोरवे संस्कृति से थी। भारत में शिवालिक की पहाड़ी जो है
शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, जीवाश्म का प्रमाण। शिवालिक, शिवालिक जो है भारत का कौन सा सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक पे क्या मिला है, ये है जीवाश्म मिला है, जीवाश्म का परिणाम। 1867 1868 में शैल चित्रों आर्कीबोल्ड कर्नाइल ने की थी। ठीक है, अब भीमबेटका के बारे में आप जानते ही हैं, तो भीमबेटका के बारे में भी जान लीजिए आप। गुफा पुरातात्विक आवासीय पुरास्थल है। ठीक है, पुरास्थल है, और इसके मतलब शैल चित्र है, उसमें बहुत सारे उकेरे गए हैं। पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन समय का माना जाता है। इस चित्र का चित्र बना हुआ है। ठीक है, और इस चित्र के उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीन चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि आखेट करते हुए, चाहे फिर शिकार जो भी आखेट करते हुए या खाना पकाते हुए, आग जलाते हुए, मतलब ये सारी चीजें हैं। मानव संघर्ष को, मानव और जनजाति मतलब कि जानवर का संघर्ष को भी दर्शाया गया है। और इसकी जो खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर वाकणकर विष्णु श्रीधर ने करा है। ठीक है, और 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया था, और 2003 में इसको यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया। किसको, भीम, तो क्या बोलते हैं, भीमबेटका को। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है, मनुष्य संबंधी साक्ष्य कहाँ मिला है, तो नर्मदा में मिला है, नर्मदा के नदी घाटी में। तो पूछ लेगा मनुष्य का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला, नर्मदा। ठीक है, अब भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिस्ले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब प्रजातीय बोल देगा कि प्रजातीय विवरण, प्रजातीय विविधीकरण, प्रजातीय विविधीकरण, प्रजातीय विविधीकरण जो किसने किया था, ये हो जाएंगे रिजले, रिजले हो जाएंगे, रिजले। ठीक है, अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसका हम कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है उससे हमने 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम शानी ने किया था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का प्राक ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पूर्वी जो पुरास्थल है अलीनगर, मेरठ, आलमगीरपुर, मेरठ, और उत्तरी पुरास्थल जो है मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। दक्षिण पुरास्थल जो है दायमाबाद जिला जो है अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता सैंधो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलागिरा, राखीगढ़, कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोटदा जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत नक्काशीकार ईंटों के प्रयोग जो है कालीबंगन से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अन्नाकार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सैंधो सभ्यता। सैंधो सभ्यता के बारे में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ये थी अन्नागार। फिर मोहनजोदड़ो ने प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.8
मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है। अब देखा जाए तो तांबा कहाँ से आएगा, तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी जो है अफगानिस्तान, ईरान। और सोना जो है कर्नाटक, कोलार। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान। फिर है टीन, अफगानिस्तान, ईरान। फिर गोमेद, सौराष्ट्र। लाजवर्द, मेसोपोटामिया। लाजवर्द याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भारत का व्यापार क्या है, विश्व स्तर पर भी इन देशों के साथ फैला हुआ था। और जो अन्नागार जो है, स्नानागार है, उसका कितनी मीटर लंबा है, 11.88 मीटर। और 7.01 मीटर चौड़ा और इतना मीटर गहरा, 2.43। फिर अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जो चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एक कांस्य मूर्ति है, यूपीएससी में आया है इस बार 2025 में, जो प्रीलिम्स हुआ है हाल में, इसमें आया हुआ है जो कांस्य मूर्ति मिली है। मतलब नर्तकी के जो मूर्ति मिली है वो किस से बनी हुई है, तो कई बच्चे तो कार्नेलियन लगा दिए हैं, लेकिन होगा यहाँ पे कांच से। ठीक है। और ये देखा जाए तो जो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल, चंदहुदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल से और चंदहुदड़ो से, मनके बनाने। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है कौन सी है, भाव चित्रात्मक है। यह लिपि जो है दाई से बाई की ओर लिखी जाती है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, बाई से दाई, बाई से दाई, बाई से दाई। लेकिन ये लोग क्या लिखता है, दाई से बाई, दाई से बाई, और हम लिखते हैं बाई से दाई। तो ये देखिए, फिर जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी पंक्ति बाई से दाई। मतलब जो इनकी जो लिखने की जो थी ना, ये लोग पहले दाई से बाई लिखते थे। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे बाई से दाई, मतलब ऐसे लिखा जाता है, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, तो ऐसा था। फिर सिंधु साधु के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, और घरों के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती है। अब पूछ देगा कि कौन सी ऐसी नगर है जिसकी दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले, यूपीएससी में भी आ सकता है भाई, तो इसलिए याद करिए और मतलब एक बार पढ़िए लूसेंट। क्योंकि देखा जाए तो ये जो कांस्य मूर्ति जो है नर्तकी किस से बना है, तो कांस्य से बना है। इतना ही यूपीएससी के बच्चों कई को तो पता भी नहीं होगा सच देखा जाए तो, क्योंकि वो लोग फैक्ट पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फैक्ट भी मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हम इजी रहता है, इजी पीजी क्वेश्चंस को हमें पहले ही मतलब अगर उससे हम निकल जाते हैं तो हम हार्ड क्वेश्चंस में तो हमारा बनता ही नहीं है, फिर हमारा सिलेक्शन तो रुक ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमें इस फैक्ट भी याद रहना चाहिए, इसलिए लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं, जौ। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला फसल होता है तो जौ बोलना। ठीक है। सेंधो वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर लोथल में चावल के दाने मिले हैं, रंगपुर और लोथल में। ठीक है, रंगपुर और लोथल में कौन सा एक और चीज क्या था, घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य द्वार के पीछे, मुख्य द्वार के खुलते हैं। और इससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। आसुर कोतड़ा कालीबंगा लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के
अस्थि पंजर मिले हैं। किसके? सुरकोटड़ा, कोटड़ा और कालीबंगा, लोथल। ठीक है, अस्थि पंजर मिले हैं। और तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग आयात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। अब देखा जाए तो है धौलावीरा का उल्लेख मिला। ठीक है, दाइमाबाद। अब देखा जाए यहाँ पे तो आप देख लीजिए, ये उत्तर का जो मांदा जम्मू कश्मीर है, ये यूपी हो गया, आलमगीरपुर। दाइमाबाद जो हो गया, ये क्या हो गया? महाराष्ट्र। ये क्या हो गया? सुरकोटदा, सुत सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, कांगेडोर जो है ये बलूचिस्तान में हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता का जो है नगरीय सभ्यता कहा जाता है, ये आपको पता है। और इस स्थलों के केवल 6 बड़े नगर संज्ञान है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो द्राक्षीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और गणवारी लाल वाला। ठीक है, तो ये जो है धौलावीरा जो है, धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता जो है पहली साइट है, जिसको 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई तो हड़प्पा संस्कृति के जो शारदिक स्थल कहाँ से मिले? शारदिक स्थल गुजरात से मिले। ठीक है, गुजरात से। ठीक है, और देखा जाए बंदरगाह कहाँ कहाँ थे? बंदरगाह तो अभी पढ़े थे, सुरकोटदा और कालीबंगन, सुरकोटदा और लोथल, सॉरी, लोथल और सुरकोटड़ा, तो ये हो जाएगा। और फिर है जुचे हुए खेत का साक्ष्य, कालीबंगन। ईटा, अलंकृत ईटा, ये भी कालीबंगन। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे है मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ली गई है। ये मेलुहा, वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग है। ठीक है, हाथों में था। अब पिगट ने क्या बोला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला। विस्तृत साम्राज्य है जिसकी जुड़वा राजधानी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है, लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। पूछ देगा कौन स्वास्तिक चिन्ह, इनमें से कौन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की देन है? तो उसमें दे देगा स्वास्तिक चिन्ह। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में जो क्या है, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता क्या है, मातृसत्तात्मक है। लेकिन सिंधुवासी सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आवास में लड़ना और चौपड़ और पासा खेलना, ठीक है, इन सब का मनोरंजन के लिए उपयोग मतलब खेलते थे वो लोग। फिर है अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पहले रंग के डिजाइन के लिए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। याद रखिए, किससे परिचित नहीं? तलवार से। कालीबंगन एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने के लिए घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए, अब पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने गड़ने यानी दोनों प्रथाएं मतलब प्रचलित थी। शव को गाड़ दिया जाता था या जला दिया जाता था। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी।
हड़प्पा में क्या थी, शवों के दफनाने की, ठीक है, दफना जाता था। और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और लोथल जो है, कालीबंगा युगल समाधियां मिली है, मतलब एक साथ 2 समाधियां मिली है, ठीक है। और सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या, बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। अब पूछ लेगा आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो टेराकोटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है हड़प, प्रमुख स्थल है, नदी है, उत्खनन खर्ता है, स्थिति है। तो देखा हड़प्पा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और बाद में मधु स्वरूप वत्स ने किया, ठीक है। और ये है रावी नदी के किनारे है, 1921 में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। और ये सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, लड़कना जिला, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या है, राखलदास बनर्जी, इसमें क्या है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, 1922 में। सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो 1922, फिर चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है। ये भी क्या है, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। तो गोपाल मजूमदार, चंद्रहुदड़ो 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ठीक है, 1931। फिर देखा जाए तो 7-8-9 साल बाद इसको करा गया खोज, चंद्रहुदड़ो। कालीबंगा, घग्गर नदी, घग्गर नदी अब नहीं है। बी लाल या फिर बी के थापर, बी लाल 1953, मतलब आज़ादी के बाद खोजा गया। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा, ठीक है। कोट दीजी, कोट दीजी है सिंधु नदी, फजल अहमद जो है सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान होगा। अब सीधी सीधी सी बात है कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। तो खोज कब किया जाएगा, आज़ादी के बाद, तो 1953। तो बी लाल ने है, और बी के थापर जो है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और कोटडीजी जो है सिंधु नदी, कोटडीजी है सिंधु नदी के पास है। तो कोई मुसलमान ही करेगा, तो अहमद, फजल अहमद, 1953, सिंध प्रांत, खैरपुर। फिर है रंगपुर मादर, रंगपुर क्या है, पंजाब में है, गुजरात, रंगपुर गुजरात में, सर रोपड़ पंजाब में। तो रंगपुर कहाँ है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है, ठीक है। तो इसका भी उसी के आसपास होगा। मादर रंगनाथ राव, तो 1953 से 54। रोपड़ जो है सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे है। और लोथल है भोगवा नदी, गुजरात। सतलज क्या है, सतलज होगा, तो यानी कि पंजाब होगा। यशदत्त शर्मा, फिर है रंगनाथ राव, लोथल। तो रोपड़ की खोज कब, 1953 से 56, पंजाब, रोपड़ जिला। और भोगवान नदी के किनारे है लोथल, रंगनाथ राव, 1955-1962, गुजरात का अहमदाबाद जिला। अब आलमगीरपुर, हिंडल, यशदत्त शर्मा जो है, ये है 1958, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। ये तो हमने पढ़ लिया था पहले, आलमगीरपुर, हिंडल नदी, ठीक है। फिर है सुतकोट, सुतकांगेड़ और दास्क नदी, ठीक है। ऑरेंज स्टाइल, जॉर्ज डेल, 1927-1962, पाकिस्तान के मरकान समुद्र तट पर किनारे हैं। फिर बनावली जो है, ये हम बनमाली जो है ना, ये नहीं होता, बनावली है, बनावली, ठीक है। तो बनावली जो है रंगोई नदी, यानी कि सरस्वती होना चाहिए, तो पता नहीं, ठीक है, सरस्वती या घग्गर होगा। रविंद्र सिंह बिष्ट, 1774, इसमें हरियाणा का हिसार जिला है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट जो है 1990 से 1991, इसको कब यूनेस्को में से 2021 में, गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋग्वैदिक का सभ्यता है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हमें नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से शेयर करिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।